सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आज का हमारा लेसन होगा भारतीय व पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ठीक है, इससे पहले जो हमने हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने आपको करवा दिए हैं। हिंदी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके अंतर्गत हमने आदिकाल से संबंधित देखिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगशील, समकालीन कविता, नई कविता, सभी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने सभी कंप्लीट करवा दिए हैं पूरी डिटेल्स के साथ में। ठीक है, उसके बाद में हमने गद्य साहित्य के अंतर्गत आपके जो नाटक आते हैं, नाटक हैं उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, आलोचना, निबंध, बहुत से जो आपके आते हैं ये इकाइयाँ, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे 2000 से ऊपर 2065 क्वेश्चन बने थे। 2065 क्वेश्चनों को मैंने आपको इस प्रकार से करवाएं कि एक क्वेश्चन को मैंने 5 क्वेश्चनों में कन्वर्ट किया है। तो देखिए 10,000 के लगभग मैंने आपको गद्य साहित्य से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं। मेरा विश्वास है और पीछे जो आए हुए क्वेश्चनों के हिसाब से और मेरा विश्वास भी है और एक्सपीरियंस भी मान लीजिए आप इसको, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप एग्जाम में बैठेंगे तो इससे क्वेश्चन बाहर आने वाले हैं नहीं। ठीक है, मैंने एक एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल्स के साथ में समझाया है और इस बुक में दिया गया वो तथ्य तो आपको बताए हैं, उसके साथ में जो अन्य तथ्य हैं उनको भी मैंने जोड़ के आपको बताया। ठीक है, आज हम करें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। भारतीय और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है इसके अंतर्गत मैं आपको एक बात पहले बता दूं, जिस प्रकार से पीछे हमने रचनाओं का प्रकाशन वर्ष, जिस प्रकार से कवियों से संबंधित अन्य तथ्य पढ़े थे, भारतीय काव्य शास्त्र और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उससे संबंधित अन्य तथ्य नहीं बनेंगे क्योंकि इतनी रचनाएं भी नहीं हैं और इतने जो कवि भी नहीं हैं भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित कि बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं आज भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र और उसके अंतर्गत भी हम क्या पढ़ रहे हैं, काव्य का स्वरूप, काव्य का लक्षण, गुण, दोष, शब्द शक्ति और प्रमुख सिद्धांत। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, रस से संबंधित। इसमें देखिए जो एक इकाई है ना, यहाँ पे ये नंबर 1 इकाई है। उसके बाद में नंबर 2 इकाई में यहाँ पे जो आपका भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है इसके अंतर्गत रस दिया हुआ है। क्या रस से संबंधित क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। फिर तीसरी इकाई में पढ़ेंगे हम छंद से संबंधित। ठीक है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। और जो आपकी चौथी इकाई है उसमें पढ़ेंगे हम अलंकार से संबंधित। तो देखिए जो मैं आपको करवा रही हूँ तो भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो काव्य का स्वरूप, लक्षण, गुण, दोष, शब्द शक्ति और प्रमुख सिद्धांत इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। उसके बाद में हम रस से संबंधित आपको कंप्लीट क्वेश्चन करवा देंगे। छंद से संबंधित भी अन्य जो तथ्य होंगे महत्वपूर्ण वो भी हम आपको करवा देंगे और अलंकार है इससे संबंधित भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको करवा देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। वैसे मैंने आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है। आज का जो हमारी पहली इकाई है वो है काव्य का स्वरूप, लक्षण, गुण, दोष, शब्द शक्ति और प्रमुख सिद्धांत। बुक बहुत ही अच्छी है ये, यूथ कंपटीशन टाइम्स। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, आप स्वयं से भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है। देखिए काव्य का लक्षण है ये क्या, अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं उसके चित्र का नाम ही क्या है, कविता है। और ये काव्य लक्षण है। ये काव्य लक्षण की परिभाषा किसने दी है, तो ये दी है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, किसने दी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म आपको पता ही होगा 1884 है। श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 है और आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 है। इस प्रकार से आपको प्रत्येक कवि के जन्म वर्ष देखिए याद होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया और अब भी बता रही हूँ क्योंकि जन्म वर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी में महान साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं और युग प्रवर्तक भी रहे हैं। इनका जन्म सन 1864 रायबरेली उत्तर प्रदेश में तथा निधन दिसंबर 1938 में हुआ था। इन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया था। कब से कब तक ये भी आप याद रखेंगे, सन 1903 से सन 1920 तक। ठीक है, हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग जो द्विवेदी युग है 1900 से 1918 इसके नाम से जाना जाता है। किनके नाम से, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से। ठीक है,
आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक निबंध में कविता को जीवन की अनुभूति कहा है। ठीक है, आचार्य शुक्ल मतलब जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका निबंध है बहुत ही महत्वपूर्ण। कविता क्या है ये आपके सिलेबस में होगी किसी के। और जो शीर्षक निबंध है कविता क्या है इस नाम से इन्होंने निबंध लिखा था और इसमें इन्होंने कविता को जीवन की अनुभूति कहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि कविता को जीवन की अनुभूति किसने कहा है, तो जीवन की अनुभूति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है सत्य की अनुभूति। ठीक है, किसने कहा है, जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा, सत्य की अनुभूति। और रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है जीवन की अनुभूति। महादेवी वर्मा ने क्या कहा है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। महादेवी वर्मा जी ने क्या कहा है, महादेवी वर्मा जी ने कविता के लिए कहा है कि कवि विशेष की जो भावनाएं हैं उनका चित्रण ही क्या है, कविता है। ठीक है, चारों के कथन आप याद रखेंगे। अगला है देखिए, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा लक्षण या कौन सा गुण मौजूद है। आपसे पूछा है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इसमें कौन सा गुण मौजूद है, तो इसमें गुण है ओज गुण मौजूद है। ठीक है, कौन सा है, ओज गुण। देखिए ये आपसे गुण से संबंधित था। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती है। आप सबको पता होगा कि इसमें एक वीरता की भावना हो रही है, इसमें जैसे युद्ध हो रहे हैं, युद्ध के तत्पर होने के लिए ऐसी प्रेरणा हो रही है उसमें, और युद्ध के लिए तत्पर उसमें कौन सा गुण होगा, ओज गुण होगा। ठीक है, देखिए पंक्तियों में ओज गुण मौजूद है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के छठे दृश्य से वीर रस से प्रेरणादायक गीत है। ठीक है, किसे हैं, देखिए वीर ही तो लड़ेंगे, युद्ध का होगा तो क्या होगा, वीर ही होंगे वहाँ पे। तो देखिए वीर रस से संबंधित क्या होता है, ओज गुण होता है। ओज गुण का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसी कवि रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश आए, वीरता आए, उल्लास आए, आदि भाव उत्पन्न हो जाएं, वह ओज गुण से युक्त काव्य रचना मानी जाती है। देखिए आपको पता ही होगा आचार्य भामा ने माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण बताए। ठीक है, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स रसों की रचना ओज गुण में पाई जाती है। कौन से, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस किस में पाए जाते हैं, ओज गुण में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ओज गुण कहाँ पे पैदा होता है, तो आप याद रखेंगे ओज गुण वहाँ पे पैदा होगा जहाँ पे रचना को पढ़ते समय आपके चित्त में जोश आए, वीरता आए, उल्लास आए, आदि के भाव उत्पन्न हो, और उसमें कौन सा रस हो, वीर रस हो, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस हो। ठीक है, अगला है ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है वो किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है, तो वो है आपका मार्क्सवाद का। किसका है, मार्क्सवाद। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद या इसे साम्यवाद भी कहते हैं, एक ही विचारधारा के दो नाम हैं। आप याद रखेंगे जो मार्क्सवाद है या आपसे पूछा जा सकता है साम्यवाद, ये एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, जिसे क्रांतिकारी समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। देखिए जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है वो किसका सिद्धांत है, तो वो मार्क्सवाद का सिद्धांत है। आप याद रखेंगे मार्क्सवाद या साम्यवाद एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, जिसे क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है और वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स नाम दो यूरोपीय चिंतकों ने किया था। कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में किया था। मार्क्सवाद या जो साम्यवाद है इसका प्रतिपादन किसने किया, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कब किया था, तो जो कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंजल्स हैं, इस नाम के जो दो यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं शताब्दी में किया था। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। देखिए मार्क्सवाद के कौन से दो प्रमुख सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत भी आप याद रखेंगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है उसका संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से। ठीक है,
जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो किससे संबंध है, तो वो है प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से। जबकि जो ऐतिहासिक जो भौतिकवाद है उसमें मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या होती है। ठीक है, मनुष्य के जो संपूर्ण इतिहास है उसकी व्याख्या किस में मिलती है, तो आपको मिलती है ऐतिहासिक भौतिकवाद में। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन रहे। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। एक मार्क्सवाद जो साम्यवाद है वो एक ही विचारधारा के दो नाम हैं। इन्हें क्रांतिकारी समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने किया था। ठीक है, कब किया था, तो 19वीं शताब्दी में किया था। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है उसका संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से होता है, जबकि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद होता है वो मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, आई.ए. रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। आपसे पूछा है कि जो आई.ए. रिचर्ड्स है उसके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनमें से एक कौन सा सिद्धांत है, तो इसमें आएगा आपका अनुकरण सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत। ठीक है, क्या आएगा, संप्रेषण सिद्धांत आएगा। देखिए आई.ए. रिचर्ड्स के सिद्धांत कौन से हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका संप्रेषण सिद्धांत। यहाँ पे देख लेते हैं, इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स के दो सिद्धांत विशेष उल्लेखनीय हैं। देखिए जो इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स हैं, रिचर्ड्स का पूरा नाम क्या है, आई.ए. रिचर्ड्स का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे इनका आई.ए. रिचर्ड्स का पूरा नाम है इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, और इनके दो सिद्धांत विशेष उल्लेखनीय कौन कौन से, संप्रेषण सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत। कौन कौन से हैं, एक तो इनका संप्रेषण सिद्धांत है और एक है इनका मूल्य सिद्धांत। आई.ए. रिचर्ड्स के दो सिद्धांत हैं, संप्रेषण सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत। आई.ए. रिचर्ड्स का पूरा नाम है इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे इनके देख लेते हैं सिद्धांत। संप्रेषण सिद्धांत को संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, रिचर्ड्स का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही क्या है, प्रेषणीयता है। ठीक है, किसी जो दूसरा व्यक्ति है उसकी जो अनुभूति हो रही है उस अनुभूति को अगर हम खुद अनुभूत करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, प्रेषणीयता कहा जाता है। किसके अनुसार, आई.ए. रिचर्ड्स के अनुसार, संप्रेषण सिद्धांत के अनुसार इनका कथन है कि एक व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति है उसकी अनुभूति को अगर हम स्वयं अनुभव करते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रेषणीयता कहा जाता है। मूल्य सिद्धांत का क्या अर्थ है, मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। किसका, जो मूल्य सिद्धांत है उसको किसका, कला का, किसका, याद रखेंगे, कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड्स ने ब्रेडले की कला के लिए सिद्धांत का खंडन करते हुए कला व नीति का परस्पर संबंध स्वीकार किया है। याद रखेंगे रिचर्ड्स ने किसके सिद्धांत का खंडन किया है, तो ब्रेडले का सिद्धांत था कौन सा, कला के लिए, और उस सिद्धांत का खंडन करके इन्होंने क्या किया है, कला व नीति का परस्पर संबंध स्वीकार किया है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि रिचर्ड्स ने किसके सिद्धांत का खंडन किया, तो ब्रेडले का सिद्धांत है कला के लिए कला। ठीक है, देखिए ब्रेडले का कौन सा सिद्धांत है, कला के लिए कला, और इसका रिचर्ड्स ने क्या किया है, खंडन किया है। और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने कला व नीति का परस्पर संबंध ये स्वीकार किया है। आगे देखते हैं जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं और उनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं या वाद हैं उसके प्रवर्तक आपको बताना है। व्याख्या में दिया प्रमुखवाद हैं और ये इसके प्रवर्तक हैं। देखिए जो प्रत्ययवाद है या इसे इनका दूसरा है अनुकरण, एक है इनका प्रत्ययवाद और एक है अनुकरण सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत देने वाले कौन है, प्लेटो साहब हैं। अभिव्यंजनावाद देने वाले कौन है, क्रोचे। कल्पना सिद्धांत कोलरिज। विखंडनवाद या उत्तर संरचनावाद ये देने वाले हैं जोक दरिदा। प्रतीकवाद देने वाले हैं वाल्डेयर। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत देने वाले हैं इलियट। और विरेचन, अनुकृति और त्रासदी ये तीन सिद्धांत देने वाले हैं अरिस्टो। ठीक है, दोबारा से बता देते हैं। देखिए प्रत्ययवाद और अनुकरण ये दो सिद्धांत देने वाले हैं प्लेटो। अभिव्यंजनावाद देने वाले हैं क्रोचे। कल्पना सिद्धांत कोलरिज। विखंडनवाद और उत्तर संरचनावाद ये दो सिद्धांत देने वाले हैं जोक दरिदा। प्रतीकवाद देने वाले हैं वाल्डेयर। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत देने वाले हैं इलियट। और विरेचन, अनुकृति और त्रासदी इसके सिद्धांत देने वाले हैं अरिस्टो। अगला है निम्नलिखित में से रिचर्ड्स की रचना नहीं है। रिचर्ड्स का पूरा नाम क्या आएगा, आई.ए. रिचर्ड्स का पूरा नाम है इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है जो रिचर्ड्स की रचना इनमें से नहीं है, तो कौन सी नहीं है, इनमें से द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये इनकी रचना है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग ये किसकी है, रिचर्ड्स की है। बायोग्राफिकल
बायोग्राफिया लिटरेरिया ये इनकी नहीं है। आपका आंसर आएगा सी, कोलरिज ऑन द इमेजिनेशन ये किसकी है, तो ये भी रिचर्ड्स की है, लेकिन कौन सी नहीं है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। देखते हैं ये किसकी है। देखिए यहाँ पे दी गई इसकी व्याख्या, बायोग्राफिया लिटरेरिया रिचर्ड्स की रचना नहीं है। याद रखेंगे ये किसकी रचना है, तो जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है ये कोलरिज की रचना है। देखिए यहाँ पे मैं एक और बता दूं आपको, यहाँ पे दी गई कोलरिज ऑन द इमेजिनेशन, इसको आप याद रखेंगे ये रिचर्ड्स की रचना है। कोलरिज का नाम आने से आप यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे कि ये कोलरिज की रचना है, नहीं, जो कोलरिज ऑन द इमेजिनेशन ये रचना है रिचर्ड्स की। ठीक है, तो देखिए बायोग्राफिया लिटरेरिया है ये रिचर्ड्स की रचना नहीं है, अपितु यह कोलरिज की रचना है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कोलरिज ऑन द इमेजिनेशन आदि रिचर्ड्स की रचना है। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है, देखिए जो रिचर्ड्स साहब हैं इन्होंने सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत भी दिया है। कोलरिज प्रत्ययवादी दार्शनिक है। क्या है, कोलरिज क्या है, प्रत्ययवादी दार्शनिक है। इनकी अन्य रचना है चर्च एंड स्टेट। देखिए जो कोलरिज हैं इनकी रचना है चर्च एंड स्टेट, द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, याद रखेंगे जो कोलरिज साहब हैं ये क्या है, प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं, और ये इन्होंने रचना है चर्च एंड स्टेट, द फ्रेंड और एड्स टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है। क्या पूछा है, जो समलक्ष्य क्रम व्यंग्य है ये भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है, तो ये है ध्वनि संप्रदाय का। ठीक है, किसका है, ध्वनि संप्रदाय का। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम, समलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के ध्वनि संप्रदाय का भेद है। भारतीय काव्यशास्त्र में अभिधा मूला ध्वनि के दो भेद दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय जो काव्यशास्त्र है उसमें जो अभिधा मूला ध्वनि है उसके दो भेद दिए गए हैं। कौन सा, एक तो है समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और दूसरा है असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आनंदवर्धन। इन्होंने धवल्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आनंदवर्धन, और इनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक। और इन्होंने जो काव्यशास्त्र के अंतर्गत जो अभिधा मूला ध्वनि है उसके दो भेद बताए हैं, समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और दूसरा है असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन और इनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक नामक। अगला है रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आचार्य भरत मुनि। ठीक है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, आचार्य भरत मुनि। भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है रस संप्रदाय। भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। देखिए आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के 6ठ और 7वें अध्याय में किया है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो आचार्य भरत मुनि हैं उन्होंने रस और जो भाव है उसका विवेचन किस अध्याय में किया है, तो याद रखेंगे 6ठ और 7वें अध्याय में किया है। किसके अध्याय में, जो नाट्यशास्त्र है इसके 6ठे और 7वें अध्याय में इन्होंने रस और भाव का विवेचन किया है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी के भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ये इनका एक पंक्ति है, आप इसको याद रखेंगे। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। ठीक है, जो आचार्य भरत मुनि हैं इन्होंने अपने जो नाट्यशास्त्र है इसमें 8 रसों का उल्लेख किया है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ का रचना की है। अगला है आचार्य मम्मट के अनुसार व्यक्ति से तैवीर्विद्या स्थायी भाव रस स्प्रत है, ये इनका कथन है। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी थी। जो रस है उनको काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम जो विश्वनाथ हैं इन्होंने मान्यता दी थी। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, अगला है
नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्ते किसका कथन है? किसका कथन है ये कथन है भरत मुनि का। नहीं रसादृते कश्चित अर्थ है प्रवर्तते आचार्य भरत मुनि का कथन है। भरत मुनि के कहने का अर्थ है कि रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता है। ठीक है, भरत मुनि का क्या कहना है कि रस के बिना नाट्य का कोई भी अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। ठीक है, भरत मुनि को जो संस्कृत काव्य शास्त्र हैं उनका प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। ठीक है, भरत मुनि का प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नाट्य शास्त्र, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। देखिए, इस बात को आप याद रखेंगे। आप ये न सोचें कि जो नाट्य शास्त्र है उसको किसी और ने कहा होगा पंचम वेद, भरत मुनि ने नहीं कहा होगा, लेकिन जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसको स्वयं भरत मुनि ने ही पंचम वेद कहा है। आचार्य मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के स्थान दिया है। ठीक है, क्या है? जो आचार्य मम्मट हैं उन्होंने रस को ध्वनि के एक भेद, ध्वनि का भेद है कौन सा? असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, इसमें स्थान दिया है। हमने ध्वनि के दो भेद पढ़े थे। जो अभिधा मूला ध्वनि है उसके दो भेद थे, समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और दूसरा था असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो जो आचार्य मम्मट हैं उन्होंने रस को ध्वनि का जो एक भेद है कौन सा? असमलक्ष्य क्रम ध्वनि, उसमें स्थान दिया है। इन्होंने रस की परिभाषा इस प्रकार से की है, व्यक्त है स तैर्विभावाद्यो स्थायी भाव रस है स्मृत है। ठीक है, अगला है आचार्य विश्वनाथ ने रस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। देखिए, आचार्य जो विश्वनाथ हैं इन्होंने रस को किस प्रकार से परिभाषित किया है? विभाव अनुभावेन व्यक्त है संचारणी तथा रस्तामिति रत्यादि स्थायी भाव सच सचेत साम। ठीक है, इस प्रकार से इनका जो कथन है ये याद रखेंगे। आचार्य दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आचार्य दंडी के अनुसार क्या होता है? जो माधुर्य गुण है वो रस का पर्यायवाची होता है। आपसे पूछा जा सकता है जो माधुर्य गुण है वो रस का पर्यायवाची होता है, ये किसने कहा? तो ये कहा आचार्य दंडी ने। इन्होंने रस की सत्ता को ग्राम्यत्व दोष के परिहार से ही माना है। ठीक है, देखिए, इन्होंने जो दंडी हैं इन्होंने रस की सत्ता को ग्राम्यत्व दोष के परिहार में ही माना है। दंडी के मतानुसार सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रस में बनाना है। देखिए, जो दंडी हैं उनके अनुसार क्या है? जो सभी जो अलंकार हैं उनका ध्येय काव्य क्या है? रस में बनाना। ठीक है, काव्य को रस में बनाना क्या है? अलंकारों का ध्येय है। अगला है पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी। देखिए, पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। लेखक और ग्रंथ इस प्रकार से, देखिए लेखक दिए गए हैं और इनके ग्रंथ हैं इस प्रकार से। रिचर्ड्स साइंस एंड पोइट्री, डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत, गुलाब राय सिद्धांत और अध्ययन। ठीक है, रिचर्ड्स का कौन सा ग्रंथ है? साइंस एंड पोइट्री। डॉक्टर नगेंद्र का है रस सिद्धांत और गुलाब राय का है सिद्धांत और अध्ययन। अगला है अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे पूछा है कि जो अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, ये कथन गलत है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, ये कथन भी गलत है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, ये भी गलत है। लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। पहले हम आपको जो ये यहाँ पे आंसर है डी, क्योंकि जो लक्षणा और जो व्यंजना शब्द शक्तियाँ हैं वो किस पर आधारित है? अभिधा पर आश्रित होती हैं। पहले हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको ये कथन गलत क्यों है। देखिए, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, ये कथन गलत है, क्योंकि जो लक्षणा शब्द शक्ति है वो अभिधा पर आश्रित होती है। ठीक है, अभिधा का अर्थ क्या होता है? अभिधा शब्द शक्ति वहाँ पे होती है, जैसे मैं बताऊँ आपको, वह आम है, तो सीधा अर्थ हो रहा है कि वह आम है।
फिर क्या है, वह व्यक्ति गधा है, तो उसके लक्षण के आधार पर बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति क्या है, गधा नहीं है, गधे के जैसा है, उसका लक्षण बताया जा रहा है। और व्यंजना क्या होती है, सीधा अर्थ भी लक्षण भी, और व्यंजना के आधार के ऊपर अन्य अर्थ जो निकलता है वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो देखिए अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आधारित होती है, बिल्कुल कथन गलत है, क्योंकि जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है वो अभिधा पर आधारित होती है। ठीक है, फिर क्या दिया, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि जो व्यंजना शब्द शक्ति है वो लक्षणा पर आधारित होती है। अगला है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होती है, बिल्कुल गलत। देखिए क्योंकि इसका विपरीत यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि जो लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ हैं वो अभिधा पर आश्रित होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक आपको और अन्य अर्थ बता देती हूँ। अभिधा और जो लक्षणा और जो व्यंजना है उसको आप याद रखें किस प्रकार से। जो अभिधा है ये क्या है, वर्ण है। वर्ण क्या होता है, जैसे क ख ग घ ड़। फिर लक्षणा क्या है, जैसे आपने लिख दिया, ये दो अक्षरों को जोड़ कर लिख दिया, आपने क्या बना दिया, शब्द। और जो शब्दों से बन गए, मिलकर बना आपका वाक्य, तो वो होता है आपका क्या, व्यंजना। इस प्रकार से आप रिलेटेड करके पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आएगी अभिधा, फिर आएगी लक्षणा और फिर आएगी आपकी व्यंजना। लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए शब्द शक्तियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है अभिधा, दूसरी होती है लक्षणा और तीसरी होती है व्यंजना। अभिधा से शब्द के मूल या प्रचलित अर्थ अर्थात मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध होता है, हमने आपको बता दिया उदाहरण के माध्यम से। लक्षणा से मुख्यार्थ के संबंध में रखने वाला अर्थ लक्षित होता है, तथा व्यंजना से किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ का बोध होता है। ठीक है, अगला है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, तब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने। तब जाग उठे थे शेर बब्बर, पुरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिदेवी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में काव्य गुण व्यंजित होता है। कौन सा काव्य गुण, तो हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जहाँ पे आपको शौर्य, वीर और आपको जो जोश आए पढ़ने में, कविता में, इस प्रकार से जहाँ पे आपका कथन होगा वहाँ पे ओज गुण होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा गुण है, ओज गुण है। ठीक है, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में ओज काव्य गुण व्यंजित होता है। पद्यांश में ओज काव्य गुण ही समाहित है। ओज काव्य गुण चित्त में उत्साह बढ़ाने वाला, दीप्ति लाने वाला होता है। इस काव्य गुण का प्रयोग वीर, रौद्र और विभत्स रसों में उपयुक्त होता है, जबकि माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार, करुणा, शांत रसों में तथा प्रसाद गुण का प्रयोग प्राय सभी रसों में होता है। ठीक है, अगला है, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका जो चित्र तुरंग न्याय सिद्धांत है उसका संबंध किस सिद्धांत से है। तो किस सिद्धांत से है ये है शंकुक का जो अनुमति सिद्धांत है उससे संबंधित है। ठीक है, कौन सा, शंकुक का अनुमति सिद्धांत। देखिए चित्र तुरंग न्याय का संबंध अनुमति सिद्धांत से है। ठीक है, जो अनुमति सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है, श्री शंकुक है। देखिए अनुमति में आ रहा है, आपको पता हो तो अनुमान। ठीक है, क्या है, अनुमति, अनुमान या अनुमति। तो शंकुक, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि आपको शंख बजाने के लिए क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे जो श्री शंकुक का सिद्धांत है वो कौन सा है, अनुमति सिद्धांत है। ठीक है, आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। ठीक है, क्या है, जो चित्र तुरंग न्याय है उससे जो नट में रस होता है उसकी अवस्थिति मान ली जाती है और उससे ही रस का अनुमान होता है। देखिए जो भरत मुनि का रस सूत्र है उसके प्रख्यात व्याख्याकार हैं। देखिए जो भरत मुनि का जो एक कथन था, कौन सा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति ही। इसमें निष्पत्ति को लेकर इन्होंने अलग अलग से रस से जो इनका सूत्र था उसकी व्याख्या प्रस्तुत की थी। किसने की थी, भट्ट लोलट ने की थी, श्री शंकुक ने की थी, भट्ट नायक ने की थी और अभिनव गुप्त ने की थी। देखिए जो भट्ट लोलट हैं इनका दर्शन था मीमांसा। देखिए याद रखेंगे जो भट्ट लोलट हैं
इनका दर्शन कौन सा था? मीमांसा। और इनकी जो व्याख्या दी थी इन्होंने उत्पत्तिवाद और आरोपवाद। श्री शंकुक का क्या था? न्याय। और इन्होंने कौन सा दिया था? अनुमतिवाद का। ठीक है, शंख की बजाने की क्या लेंगे आप? अनुमति लेंगे। अनुमति आपको मिल गई तो आपके साथ क्या होगा? न्याय होगा। तो देखिए न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आचार्य शंकुक। और इन्होंने व्याख्या किस प्रकार, व्याख्या में इन्होंने क्या कहा था? अनुमतिवाद। ठीक है, फिर है भट्टनायक। भट्टनायक ने सांख्य दर्शन और इनका भुक्तिवाद या भोगवाद, और अभिनव गुप्त का है शैव और इनका है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अभि से आप याद रखेंगे अभिनव गुप्त और अभि से अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, आचार्य भट्टलोलट को भरत के रससूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। ठीक है, जो आचार्य भट्टलोलट हैं इनको जो रससूत्र हैं इसके प्रथम व्याख्याता माना जाता है। अगला है देखिए प्रसिद्ध रससूत्र कौन सा? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादश निष्पत्ति। इसके जो प्रतिपादक आचार्य हैं वो कौन है? तो वो है कौन? भरत मुनि। ठीक है, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादश निष्पत्ति इसके कौन है? भरत मुनि हैं। देखिए प्रसिद्ध रससूत्र है कौन सा? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादश निष्पत्ति ही उसके प्रतिपादक हैं आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक से, आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। ठीक है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है। ठीक है, जो भरत मुनि हैं उन्होंने अपने जो नाट्य शास्त्र है उसमें भावों की संख्या कितने बताई? 49, जिसमें संचारी भाव हैं 33, 8 हैं स्थायी भाव और शेष 8 हैं सात्विक भाव। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार जो आपके नाट्य शास्त्र में इन्होंने भावों की संख्या कितनी बताई है? 49, जिसमें संचारी भाव है 33, स्थायी भाव है 8 और शेष सात्विक भाव है 8। भरत मुनि ने 8 रसों की संख्या बताई है, 8 रसों का उल्लेख किया है। दंडी ने भी 8 रसों का उल्लेख किया है। रुद्रट ने अलंकारवादी होते हुए भी रसों को अलंकार से भिन्न मानते हुए उसका विवेचन किया है। देखिए जो रुद्रट है वो क्या है? अलंकारवादी हैं, और अलंकारवादी होते हुए भी इन्होंने रसों को अलंकार से भिन्न मानते हुए उसका विवेचन किया है। इन्होंने रस के अनुकूल रीतियों और वृत्तियों के प्रयोग पर बल दिया है। रुद्रट ने शांत और प्रेयान नामक 2 रसों को जोड़कर इनकी संख्या 10 कर दी। ठीक है, अगला है देखिए रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रीति से काम कौन करते हैं? वामन लोग। रीति से काम कौन करते हैं? वामन लोग। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन है। देखिए यहाँ पे प्रवर्तक दिए गए हैं और आपके संप्रदाय दिए गए हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भाम्य हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुंतक। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन और औचित्य संप्रदाय के हैं छेमन। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन, लॉन्जाइन्स के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो लॉन्जाइन्स के अनुसार इनमें से जो महान काव्य है उसका उत्पत्ति कारक है वो कौन है? तो वो है आत्मिक भव्यता। ठीक है, देखिए लॉन्जाइन्स के अनुसार आत्मिक भव्यता महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। ठीक है, उदात्तता के स्रोत कौन से हैं? स्रोत या तत्व महान विचारों को धारण करने की शक्ति, भावों की प्रबलता, अलंकारों का समुचित प्रयोग, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति और गरिमामय और पद्य रचना विधान। उसके बाद उदात्त के जो विरोधी तत्व हैं कौन है? शब्दा आडंबर, बालिशता और भावा आडंबर। ठीक है, इसी के साथ में करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।